का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद किया गया, SVES वीजा रद्द किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 और सख्त फैसले लिए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, मीडिया हाउस और सरकार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया गया। OTT प्लेटफॉर्म से भी सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और सॉन्ग्स हटाने का आदेश दिया गया। इस बार भारत साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना चाहता था। इसलिए एक तरफ जहां पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ी सजा दी जाएगी। 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आशंका थी कि इस बार भी भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच वो LOC पर लगातार फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका मकसद साफ था, तनाव बढ़ाकर विदेशी ताकतों का ध्यान खींचना, ताकि न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाया जा सके और उसे किसी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी गंभीरता से आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो जरूरी समझें वो कदम उठाएं। उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने फैसला किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाएगी। मकसद साफ था, उन ठिकानों को खत्म करना जहां बैठकर भारत पर हमलों की साजिश रची जाती थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस काम में खुफिया एजेंसियां भी पूरी ताकत से जुट गईं। रॉ और NTRO ने पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हर एजेंसी, हर अफसर अपना सबसे अच्छा देने में लगा हुआ था। सभी के मन में एक ही बात, पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को खत्म करना। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जाए, इसके लिए पूरी गोपनीयता बढ़ती जा रही। बहुत कम समय में रॉ और NTRO ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और ये इनपुट्स प्लानिंग टीम को दे दिए गए। इन 21 में से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकानों को चुना गया। यही वो जगहें थीं जहां से पुलवामा, 26 नवंबर और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। इन 9 ठिकानों पर लगातार नजर रखी जाने लगी। उन्हें पूरी तरह सर्विलांस में रखा गया। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल किया और 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ऑपरेशन की मंजूरी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना देर किए इन 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। उसी दर्द और उसी इंसाफ की भावना से इस मिशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से चेक किया गया। हर पॉसिबल रिस्क का पूरा असेसमेंट किया गया ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक की कोई गुंजाइश न रहे। इस मिशन के लिए फाइटर जेट्स की एक मजबूत टीम बनाई गई। इसमें रफाल, मिराज और सुखोई MKI जैसे एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट्स शामिल थे। इन सभी एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में रहकर ही ऑपरेशन करना था। रफाल और मिराज को फ्रंट लाइन पर रहकर अटैक एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सुखोई MKI जेट्स को एयर डिफेंस कवर देना था ताकि अगर कोई खतरा सामने आए तो तुरंत उसे हैंडल किया जा सके। ऑपरेशन में हाई प्रिसिशन और लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल होना था। इसमें एस्कैल्प, ब्राह्मोस और हैमर जैसे मॉडर्न वेपन्स शामिल थे। एस्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है जो करीब 550 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। यह बहुत लो एल्टीट्यूड पर उड़ती है जिससे एनिमी रेडर इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया और रशिया ने मिलकर डेवलप किया है। इसे लैंड, सी या एयर किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड साउंड से करीब 3 गुना ज्यादा होती है और यह 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती। इसके अलावा फ्रांस की टेक्नोलॉजी से बना हैमर बॉम्ब भी इस्तेमाल किया जाना था।
यह बॉम्ब 250 से 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और बिना जीपीएस सिग्नल के भी करीब 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑपरेशन में स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल भी तय था। इस मिशन में कमिकाज़े ड्रोन्स भी एक बहुत अहम रोल निभा रहे थे। ऑपरेशन से पहले ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटोरी में घुसकर लगातार सर्वेलेंस कर रहे थे। इससे ऑपरेशन टीम को रियल टाइम